आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बहुत सारी खराब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। अक्सर खराब चीज़ों से हम परहेज करते हैं और उससे कैसे दूर रहा जाए इसे लेकर अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में आजकल एक ऐसे बैंक की चर्चा है जिसे बैंकिंग और कर्ज के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है, और वह है बैड बैंक यानी खराब बैंक। आपको भी लग रहा होगा कि ये कौन सा नई किस्म का बैंक है भाई। तो इस पॉडकास्ट में आज हम आपको बताएंगे बैड बैंक के बारे में सब कुछ। मसलन यह होता क्या है, इसकी चर्चा आजकल क्यों है, बजट से ठीक पहले बैड बैंक को लेकर आरबीआई के गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके क्या मायने हैं, दुनिया में और कहां बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है और उससे क्या लाभ हुआ है। ऐसे तमाम तरह के सवाल और उसके जवाब मिलेंगे आपको इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और इस बैड बैंक वाले विषय को समझाने के लिए मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। अंशुमान सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋतुराज सर, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आखिर ये बैड बैंक होता क्या है, इसे लेकर पूरी बहस क्या है और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ऋतुराज, बैड बैंक बड़ा अजीब सा शब्द है। लोग अच्छी चीजों की तलाश करते हैं, पर वित्तीय बाजार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन बुरी चीजों को अच्छा माना जाता है। और अगर किसी सामान्य व्यक्ति को जो बैंकिंग के बारे में ना जानता हो, उसे कहा जाए कि देश को एक बैड बैंक की जरूरत है, तो वो चौंकेगा। पर बैड बैंक दरअसल ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जो बकाया कर्ज हैं, जो नहीं वसूले जा पा रहे हैं, उन्हें संभालते हैं। यानी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, जिसके पास बड़े पैमाने पर एनपीए हैं या इनके कर्ज जो फंसे हुए हैं, जिनकी वसूली नहीं हो पा रही है, वो उन्हें संभालने के लिए एक अलग से बैंक बना दिया जाता है, जिसके पास वो कर्ज छोड़ दिए जाते हैं। वो उनकी वसूली करता है, उनकी एसेट सेल करता है, और बैंकों की बैलेंस शीट से ये कीचड़ या गंदगी या ये बोझ दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और इससे बैंक लाइट हो जाते हैं। यानी उनकी जो परिस्थिति है वो बेहतर हो जाती है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि आपके घर में कोई चीज गंदी या टूटी या खराब पड़ी हुई है, उसे निकाल कर आपने किसी स्क्रैप वाले को दे दिया। अब स्क्रैप वाला उसका इस्तेमाल करेगा, क्या करना है वो तय करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये बात इसलिए अभी कही, और इसलिए चर्चा बैड बैंक पर हम लोग आज क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह है कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने 2 दिन पहले कहा कि वो इस आइडिया के प्रति, इस विचार को लेके के लिए ओपन है। मतलब उनको लगता है कि अगर सरकार ये चाहती है कि भारत में एक बैड बैंक बनाया जाए, जो देश में तमाम बैंकों के एनपीए हैं या जो उनके फंसे हुए कर्ज हैं उन्हें लेकर अपने पास संभाले, तो इस पर रिजर्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी। रिजर्व बैंक इस पर विचार करने को तैयार है, और ये बात इस समय कही गई है जब बजट हमारे सामने खड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी आई है, जो पीछे है, जो बता रही है कि इस साल भारत में एनपीए 17.5-18% होंगे, डबल हो जाएंगे पिछले साल के, यानी बैंकों के फंसे हुए कर्ज। तो ये चर्चा का विषय है कि क्या वित्त मंत्री बजट में इस बात का संकेत देंगे कि भारत में जो बहुत समय से प्रस्तावित, प्रतीक्षित, चर्चित बैड बैंक है, वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है सर, बैड बैंक की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आपने आरबीआई गवर्नर ने जो कहा उसका आपने जिक्र कर दिया। हाँ, सवाल ये है कि आखिर हमें बैड बैंक की जरूरत क्यों है, भारत को बैड बैंक क्यों चाहिए। और बैड चीजें तो वो होती हैं जिसे हम सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन वाला माहौल क्यों है। बैड बैंक सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत के बैंकों में बड़े पैमाने पर फंसे हुए कर्ज हैं, एनपीए हैं। अभी आरबीआई की फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई, जो अपने आप में साल में आने वाला सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज है रिजर्व बैंक का, जो ये बताता है कि भारतीय बैंकों की वित्तीय सेहत क्या है। यानी उनकी वित्तीय सेहत का रिपोर्ट कार्ड है, उनके 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 जो वाइटल्स हैं, उनकी सेहत के, उनकी जानकारी देता है। और वो बता रहा है कि सितंबर के एंड में, पिछले साल सितंबर के एंड में जो बैंकों के एनपीए थे, वो करीब 7.5% थे, जो आने वाले समय में बढ़कर सीवियर स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे, और टोटल एनपीए 17% के आसपास होंगे। अब समस्या ये है कि बैंकों के पास इतना कर्ज फंसा हुआ है,
वो अगर इस कर्ज को लेते हुए, इस बोझ को लेते हुए आगे चलते हैं तो उन्हें बाजार से पूंजी उठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी बड़े पैमाने पर उनका पैसा इससे होने वाले नुकसान की प्रोविजनिंग में जाता है। यानी उनको अपने मुनाफे का एक हिस्सा सुरक्षित करना पड़ता है, जिससे कि वो अगर ये कर्ज वसूला नहीं जा पाया तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकें। और इसलिए जब भी बैड बैंक की चर्चा चलती है तो लोग उत्साहित होते हैं कि शायद भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें एक ऐसा बैंक होगा जो सारे बैंकों के फंसे हुए कर्ज, उनके कीचड़ को समेटकर अपने पास रख लेगा। इससे फायदा ये होगा कि बैंकों की जो एसेट है, बैंकों की के जो बैलेंस शीट है वो साफ सुथरी हो जाएंगी। बैंकों का कर्ज, फंसा हुआ कर्ज वो कंपनी खरीद लेगी या वो बैंक खरीद लेगा, और बैंक अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर लेंगे, जिससे उनको बाजार से पूंजी जुटाने में सुविधा मिलेगी, सस्ती पूंजी उन्हें मिल पाएगी, उन्हें अपने संचालन करने में उसमें सुविधा होगी। इस समय इस चर्चा की वजह सबसे बड़ी यह है कि हम रिकॉर्ड एनपीए देखने वाले हैं। पहले ही भारत में काफी एनपीए थे क्योंकि मंदी थी 2019 से पहले से ही, और अब महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर मॉरिटोरियम दिए गए हैं, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की गई है। ये सब मिलाकर बहुत बड़ी चुनौती बैंकों के सामने आने वाली है बैंक है कर्ज को लेकर, कर्ज की वसूली को लेकर। यानी कि जो फिस्कल रिस्पांस स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है, उस हिसाब से बैंकों को नई पूंजी की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी अगर उन्हें इन कर्जों के साथ आगे जिंदगी जीनी पड़ती है, यानी कि उनका पूंजी बेस खत्म हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने यह भी बात कही है अपने 2 दिन पहले के भाषण में कि बैंकों को बहुत तेजी से नई पूंजी जुटाने की व्यवस्था करनी होगी। यह एक और कैच है जो समझना जरूरी है, क्योंकि बैड बैंक की चर्चा क्यों बजट से पहले हो रही है, क्योंकि जितना बकाया कर्ज बैंकों में फंसा हुआ है उसकी वसूली की उम्मीद ना के बराबर है, और उसका जो नुकसान बैंकों के खाते में जाएगा उतनी पूंजी केंद्र सरकार को बैंकों में डालनी पड़ेगी, क्योंकि बैंकों की मालिक केंद्र सरकार है, सबसे बड़ी हिस्सेदार है। बजट में घाटे की जो स्थिति उस हिसाब से केंद्र सरकार अभी बैंकों का कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकती, उनको नई पूंजी नहीं दे सकती। इसलिए भी इस बात की बहुत संभावना है कि शायद इस बजट में इस बात का संकेत दिया जाए कि सरकार एक बैड बैंक बनाएगी और बैंकों का जो भी फंसा हुआ कर्ज है वो उस बैंक को सौंप दिया जाएगा। एक सवाल समझना चाहेंगे सर, फिर अगले सवाल पर लौटेंगे कि कोई खराब चीज क्यों खरीदना चाहेगा, उसके पीछे उसकी मंशा क्या होगी, क्या उसको फायदा वहां पे नजर आएगा? दुनिया में हर तरह की चीज बिकती है, और कर्ज का जो बाजार है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। भारत में भी बैड बैंक नई चीज नहीं है। इससे पहले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पहले से काम कर रही हैं, जो फंसे हुए कर्ज कंपनियों से या बैंकों से खरीद लेती हैं और फिर उनकी धीमे धीमे वसूली करती हैं, और जो उससे रिटर्न आता है वो उनका फायदा होता है। बैंक के लिए तो वो डूबा हुआ पैसा है, बैंक के लिए तो एक तरह से वो डूबा हुआ कर्ज है। लेकिन जब उसकी बैलेंस शीट से हट जाता है तो जो सामने वाली कंपनी है या जो बैंक है वो खरीदता, उसमें से 10%, 15%, 20% जो भी वो वसूली कर पाएगा उसके लाभ का फायदा होगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार बैंक्रप्सी कानून लाई, जिस बैंक्रप्सी कानून में कंपनियों के फंसे हुए कर्ज के लिए बैंक्रप्सी कोर्ट ने मीडिएशन किया या बीच में हस्तक्षेप किया, और बैंकों को इस बात पर राजी किया कि सही कि आपका 100 रुपए का कर्ज है, चलिए पूरा नहीं वसूल हो पाता, 50 रुपए वसूल लीजिए, 60 रुपए वसूल लीजिए, 70 रुपए वसूल लीजिए। इसके बेस के ऊपर जितना मिल पाए वो बेहतर है। तो चूंकि कर्ज की दुनिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कर्ज को वसूलने और बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए इस तरीके की प्रक्रियाएं पूरी दुनिया में अपनाई जाती हैं। 2007-8 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उस दौरान पूरी दुनिया में बैड बैंक का या इस तरीके की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की चर्चा काफी आई थी। सिटी ग्रुप ने मेरा सवाल भी सर अगला यही था आपसे कि दुनिया में कहीं बैड बैंक का एग्जाम्पल मिलता है क्या, और हम वहां से क्या सीख सकते हैं, या वहां इसका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा है? हाँ, जैसे कि सिटी ग्रुप ने, अमेरिका की सिटी ग्रुप ने $900 बिलियन का अपना ऐसा कर्ज जो वो वसूल नहीं सकते थे, या जो उनके लिए आसानी से वसूलना संभव नहीं था, या उसे बनाए रखने की जो लागत थी वो बैंक को पूरी तरह तोड़े दे रही थी, या बैंक बिल्कुल ब्लीड हो रहा था, उसे एक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, जिसे आप बैड बैंक कह सकते हैं या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कह सकते हैं, जिसे सिटी होल्डिंग्स कहते हैं, और उस पर छोड़ दिया गया। वो धीमे धीमे बकायेदारों से बात करके उनकी संपत्तियों को लेकर उनसे अलग अलग कोर्ट की वसूल प्रक्रिया के तहत उसे वसूल रही थी। बार्कलेज ने को बैड बैंक्स ने हेल्प किया है। बैंक ऑफ अमेरिका को बैड बैंक ने 2007 से 9 के दौरान हेल्प किया है। आयरलैंड ने एक बैड बैंक बनाया था, जिसने की जो पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस थी आयरलैंड की बैंकिंग इंडस्ट्री की, जो 2007-9 में की संकट में काफी प्रमुख रूप से जो प्रभावित देश थे, आयरलैंड और ग्रीस और स्पेन,
उन्हें जो मदद किया था, वहां भी फाइनेंशियल सेक्टर को फंसे हुए कर्जों से उबरने में बैड बैंक्स ने मदद की थी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट दुनिया में स्थापित है। अब जो बैड बैंक्स इस कर्ज का क्या करते हैं, वो इस कर्ज की वसूली की कोशिश करेंगे, वो इस कर्ज को सिक्योरिटाइज करके बाजार में बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे जो भी रिटर्न मिलेगा वो उस बैंक का फायदा होगा। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, पर तात्कालिक तौर पर जो मुख्य वित्तीय संस्थाएं होती हैं किसी भी सिस्टम में, जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सीधी लेंडिंग करते हैं इंडस्ट्री को, उनके ऊपर से अगर बोझ हटता है तो वो हल्के हो जाते हैं और उन्हें काम करने में, उन्हें अपने संचालन करने में सुविधा होती है। ठीक है। अब सर एक सवाल है कि अगर हम बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को अपना लेते हैं, इसको अगर हम धरातल पर उतार देते हैं, तो क्या बदल जाएगा? क्या चेंजेस आ सकते हैं, अच्छा और बुरा दोनों? देखिए, अभी ऋतुराज स्पष्ट नहीं कि सरकार बैड बैंक बनाएगी कि नहीं बनाएगी। भारत में दोनों तरीके के मिले जुले अनुभव रहे हैं। भारत में कोई एक सुधार ऐसा नहीं रहा जिसको कि आप कह दें कि वो 100% सफल रहा हो। भारत में एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या एआरसी का कॉन्सेप्ट पहले से प्राइवेट कंपनियों ने बहुत जगह ऐसी कंपनियां बनाई थी जो फंसे हुए बकाया कर्ज वित्तीय संस्थाओं से, एनबीएफसी से खरीदती थी और उन्हें बेचने की कोशिश करती थी। उनका कामकाज कमोबेश बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं आया, पर थोड़े बहुत कर्ज खरीदे गए, बेचे गए, वो एक काम पैरेलल चल रहा था। सुधार का दूसरा हिस्सा तब आया जब सरकार ने बैंक्रप्सी कानून लागू किया और कंपनियों से कहा कि वो बैंक्रप्सी लॉ के तहत जाएं और बैंकों के साथ नेगोशिएट करके अपने कर्ज जो बकाया कर्ज है उसे चुकाएं और बैंक उसकी वसूली करें। वो भी थोड़ा मिक्स रिस्पांस के साथ रहा। कई बैंकों को थोड़ा ठीक ठाक पैसा में वसूली में मिल गया, कई बैंकों ने बहुत ज्यादा गवाया, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग उद्योग के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा बैंक्रप्सी कानून में जाना। कंपनियों के लिए भी कई बार बहुत फायदे का सौदा नहीं रहा। तो जो फंसे हुए कर्ज हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने की या उनको ठीक करने की 2 कोशिशें भारत में पिछले सालों में हो चुकी हैं, पर उसका बहुत बड़ा कोई गेन हमें नहीं मिला और इसलिए एनपीएस लगातार बढ़ते चले गए हैं और इसीलिए भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री लगातार एनपीए के दबाव में रही है। अब ये बैड बैंक आएगा, उसके नियम क्या होंगे? वो क्या 100% एनपीएस खरीद लेगा? उसके बदले सरकार उसमें हिस्सेदारी लेगी क्या बैड बैंक में? बैड बैंक के संचालन के तरीके क्या होंगे? उसकी कितनी लागत बैंकों को उठानी पड़ेगी? ये सारे नियम अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक चीज जो चर्चा में दिखाई दे रही है, जो रिजर्व बैंक की चर्चा में या सरकार की चर्चा में या जो व्यक्तिगत तौर पर हमारी बातचीत होती है विशेषज्ञों से बाजार में और बैंकिंग के, वो इस बात का संकेत देते हैं कि कम से कम इसे तात्कालिक तौर पर एक फायदा तो होगा कि बैंकों के खातों में जितना पैसा पड़ा हुआ है बकाया, जो कर्ज वो वसूल नहीं पा रहे हैं, उसे वो वापस वसूल जरूर कर लेंगे और उसको वो वापस वो कम से कम उससे बैंकों को का पर बोझ कम हो जाएगा। वो कर्ज का प्रवाह तेजी से बढ़ा सकेंगे। उनके मुनाफे जो उस डेट की सर्विसिंग में जाते हैं प्रोविजनिंग के तौर पर, वो कम हो जाएंगे और बैंकों के संचालन अगर चुस्त और दुरुस्त हुए तो उसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा। एक सवाल है सर कि जब भी बैंक का जिक्र होता है तो आम आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आम लोगों का ही पैसा बैंक में लगा होता है। यहाँ पे क्या आम आदमी को सतर्क होने की जरूरत है? देखिए, आम आदमी की दृष्टि से अगर देखें ना ऋतुराज, तो बैड बैंक के उसे फायदा क्या होगा? आम आदमी के कर्ज का तो बचत का एक बड़ा हिस्सा डूब ही चुका है इसमें, और इसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट से बैंकों को पैसा देती है। तो या तो आम आदमी की बचत डूबती है या उसका टैक्स डूबता है। तो जो टैक्स उसने पे किया उस टैक्स से बैंकों को रिफाइनेंस किया जाता है। उनको अगर इसमें में अपना फायदा देखना है कि बैड बैंक से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा, तो 2 बदलाव होंगे। एक तो अगर वो बैंकों के शेयर खरीद रखे हैं उन्होंने, बैंकों में वो निवेशक हैं और जो बैंक अपने कर्ज माफ कर खत्म कर देंगे या जो कर्ज बैड बैंक को बेच देंगे या खत्म कर देंगे, उन बैंकों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाएगी। यानी अगर उन बैंकों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाएगी तो बाजार में उनके शेयरों की कीमत बेहतर होगी। दूसरी चीज ये है कि उन बैंकों की लागत कम हो जाएगी। अगर अभी उनको प्रोविजनिंग, जिस पर हम बार-बार पहले भी बात करते रहे कि जितना आपके पास फंसा हुआ कर्ज होता है जो आप वसूल नहीं पाते एक निर्धारित समय में, उसके बदले रिजर्व बैंक के नियम के हिसाब से अपने मुनाफे का और पूंजी का एक हिस्सा उसके बदले में रखना पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास 1 लाख रुपए का कर्ज है जो वसूल नहीं पाए, तो उसके एक रेशियो में उसको अपने मुनाफे का हिस्सा उसके बकाया ब्याज के बदले लगाना पड़ता है। वो बच जाएगा क्योंकि वो कर्ज दूसरी जगह चला जाएगा। तो बैंक इस स्थिति में होंगे कि वो शायद ब्याज दरें बढ़ा सकें, वो बचत करने वालों को थोड़ी ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकें, वो कर्ज की दरें कम कर सकें और ज्यादा नई सेवाएं लॉन्च कर सकें, अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकें। ये सारी चीजें होंगी क्योंकि
उनके पैर में जो चक्की बंधी हुई है, जिनके पैर में पत्थर बंधा हुआ है बुरे कर्ज का, वो जब उनके यहां से निकलेगा तो वो तेजी से दौड़ सकेंगे, तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकेंगे। तो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम भारत के बैंक अगर अपना सारा कर्ज एक बैड बैंक को सौंप देते हैं तो वो स्वस्थ हो जाएंगे और उनकी सेवाओं में, उनसे मिलने वाली सुविधाओं में, उनसे मिलने वाले रिटर्न में लोगों को फायदा होगा। मतलब सर अगर बहुत आसानी से समझे तो बैड बैंक जो है एक किस्म का बैंकों का गेटकीपर होगा कि बैंकों को वो कह रहा है कि आप अपना काम धाम करो, जो बुरी चीजें हैं वो मैं संभाल लूंगा। नहीं, गेटकीपर नहीं होगा वो। दरअसल बैंकों की जो मुसीबत है वो संकट मोचन हो सकता है बैंकों का। अच्छा। जिसको क्या बैंकों का ट्रबल शूटर हो सकता है कि चलो बैंकों के सर के ऊपर बहुत सारा बोझ है और वो कर्ज वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बैंक है जिसमें सब रख दिया गया और अब आप अपना काम करिए, हम ये कीचड़ साफ करते हैं, धीरे धीरे से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन उसकी अपनी कॉस्ट होगी, ऐसा नहीं कि वो फ्री है, उसकी लागत। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे और भी देखा जा सकता है कि पता चला कि एक तरफ से वो कीचड़ साफ कर रहा है और दूसरी तरफ से ये इधर फिर जमा हो रहा है। हाँ, अब दो सवाल हैं इसमें। एक सवाल है जो आपने किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा सवाल इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये बैड बैंक बनाएगा कौन? अच्छा। कौन इसे बना, इसे कौन खड़ा करेगा? सरकार खड़ा करेगी, आरबीआई खड़ा करेगा, प्राइवेट बैंक खड़ा करेंगे? नहीं। तो ये चीज समझना जरूरी है कि इसके आगे एनपीए नहीं बढ़े, इसकी क्या गारंटी है? तो क्या बैंकों को आगे एनपीए के लिए कम करने के लिए कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा? कर्ज देने की प्रक्रिया बदलेगी, बैंक और संभल कर कर्ज बांटेंगे जिससे कि उनके एनपीए ना बढ़े, एक चीज। दूसरा सवाल है, स्पष्ट नहीं है कि उनके एनपीए जितने बढ़ते जाएंगे वो क्या सब बैड बैंक को चले जाएंगे, या बैड बैंक एक मुश्त अभी जितना फंसा हुआ कर्ज है जितना बैड डेट है, जितने एनपीए, उनको संभालेगा और आगे बैंक अपना काम खुद करते रहेंगे। यह भी स्पष्ट नहीं, जब ये बैंक बनेगा तब समझ में आएगा। और तीसरी चीज ये कि क्या सरकार बैड बैंक बनाएगी, और यही सबसे बड़ी दुविधा है। इसलिए सरकार अभी बैड बैंक के आइडिया पर बहुत खुश होकर सामने नहीं आई है, स्पष्ट रूप से नहीं कहा। जो अंतिम बात समझना जरूरी है, दुविधा क्या है कि बैड बैंक बनाना नैतिक रूप से एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि बैड बैंक बनाने का मतलब है कि सरकार ये संकेत ना दे कहीं से कि नहीं आप जो मन चाहे उसको कर्ज देते चले जाइए, लेकिन जो भी कर्ज डूबेगा उसको हम एक दूसरे बैंक में रख देंगे, यानी इस खाते से उठा के कर्ज को दूसरे खाते में रख देंगे। अब वो जो कर्ज है वो सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगा। अगर सरकार उस बैंक को बनाएगी तो उसमें इक्विटी डालेगी, तो इसका मतलब है कि फिर बैंक मुक्त हो जाएंगे। आप कर्ज दीजिए, डूब गया तो आप बैड बैंक के नाम उस कर्ज को लिख दीजिए और अपना काम करते रहिए। ये कुछ मॉरल या कुछ नैतिक सवाल है बैड बैंक के साथ, जिनका अभी स्पष्ट होना, जिनकी तस्वीर और जिनका जवाब स्पष्ट होना जरूरी है। और इसलिए ये बहस अभी थोड़े समय तक चलेगी। तात्कालिक तौर पर हमारी निगाह यह रहेगी कि क्या सरकार बजट में इस बात का संकेत देती कि वो बैड बैंक लेकर आएगी, और जब अगर वो संकेत देती है तो फिर इन सारे सवालों के जवाब उसे देने पड़ेंगे, इन सारे सवालों को स्पष्ट करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा सवाल मैं दोहराता हूं ये है कि क्या बैड बैंक पुराने कर्जों को एकमुश्त पुराने कर्जों को निपटाने के लिए बनाया जाएगा, या ये निरंतर बना रहेगा? यानी अगर ये निरंतर बना रहता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर बैंक और रेकलेस लेंडिंग करते रहेंगे, मनमाने ढंग से कर्ज बांटते रहेंगे, और जो डूबते रहेंगे वो एक बैड बैंक पर डालते रहेंगे। वो मतलब जमीन बेच के खाने वाली नौबत। हाँ, और दूसरी बात ये कि इस बैड बैंक की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस बैड बैंक पर को होने वाला नुकसान, इसका कर्ज और उसकी जवाबदेही, क्या सरकार बजट से बैड बैंक बनाने की स्थिति में है अभी स्थिति में, जबकि उसका राजकोषीय घाटा जीडीपी का 15% है? ये सवाल हैं जो अभी हमें इनका जवाब नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में ये बहस लगातार रहेगी और हम इस पर लगातार निगाह भी रखेंगे और शायद दोबारा इस पर फिर चर्चा करेंगे जब हमें कुछ और भी ठोस प्रगति इस दिशा में दिखाई देती है। ठीक है, शुक्रिया अंशुमान सर अपना समय देने के लिए। आज हमने बैड बैंक की बात की और एक अच्छी चीज बुरी भी हो सकती है और बुरी हो सकती है, हमने दोनों हमारे सवाल हैं उसको टटोला। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए सर। धन्यवाद ऋतुराज। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।